हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का विशु सर, अपने ऑनलाइन वीडियो चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का ये जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो विषय है भौतिकी। उसमें हम लोग आज एक नया सेशन चालू कर रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाइट के बारे में। लाइट किसको कहते हैं? तो देखिए, कहा जाता है कि लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऐसा कोई भी चीज़ जिससे हम कोई कार्य को कर सकते हैं उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं या एनर्जी का एक स्वरूप कहते हैं। जैसे साउंड, इससे हम लोग सुनने का काम करते हैं, इसलिए साउंड को भी एक एनर्जी कहा जाता है या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। जैसे हीट, इससे हम लोग पानी को उबालने का काम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के तापक्रम यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने का काम कर सकते हैं, इसलिए हीट को भी एनर्जी कहा जाता है या हीट को भी एनर्जी का एक प्रकार कहा जाता है। उसी तरीके से लाइट भी जो है हमारा, इससे हम लोग देखने का कार्य करते हैं, इसलिए लाइट को भी एक एनर्जी कहते हैं या एनर्जी का एक फॉर्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइट का डेफिनेशन यहीं से आता है कि लाइट क्या है। तो लाइट अपने आप में एनर्जी का एक स्वरूप है, लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिससे हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, यानी कि ये हमें दृष्टि प्रोवाइड करता है, ये हमें विजन प्रोवाइड करता है। तो याद रखिएगा, लाइट क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का स्वरूप है विच प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ विजन, जो हमको दृष्टि देता है। विदाउट लाइट, अगर हमारे पास रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो हम किसी भी वस्तु को हमारे पृथ्वी पर जो है, हमारे प्लानिट पर जो है, हमारे नेचर में जो है, उसको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा, विदाउट लाइट वी कैनॉट सी एनी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बिना प्रकाश के हमारे पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है तो उसको हम देख नहीं सकते हैं। अगर हमारे पास प्रकाश होगा तभी हमारे पास विजन आएगी, और हमारे पास जब विजन आएगी, दृष्टि आएगी, तभी हम उस प्रकाश के माध्यम से हमारे पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु है तो उसको हम लोग देख पाएंगे। अब इसके बाद आता है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, लाइट जो होता है वो सदा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करता है। लाइट जो होता है वो सदा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करता है, इसी को हम लोग रे ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ नोन एज रे ऑफ लाइट। और ऐसे बहुत सारे रे ऑफ लाइट को जब आप एक साथ देखते हैं तो इसको हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट का डिफिनेशन क्या हो गया? ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट आर कलेक्टिवली नोन एज बीम ऑफ लाइट। अब स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे लाइट के कुछ फेनोमिना के बारे में, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो मान लीजिए ये कोई सरफेस है, अगर इस सरफेस के दूसरे हिस्से को हम पॉलिश्ड कर दें तो इसका जो दूसरा हिस्सा होगा ये रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। अगर कोई भी प्रकाश का रे, कोई भी लाइट रे इस सरफेस के, एक ऐसा सरफेस जिसका एक हिस्सा पॉलिश्ड है और दूसरा हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है, तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर अगर स्ट्राइक कर रहा है तो आप देखिएगा ये रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में क्या करेगा? बाउंस बैक कर जाएगा। इसी घटना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ए मीडियम, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, स्ट्राइक्स स्मूथ पॉलिश सरफेस, अगर कोई स्मूथ सरफेस है जिसका एक हिस्सा पॉलिश्ड है, इस पर ये रे ऑफ लाइट जब स्ट्राइक करता है तो क्या होगा? इट गेट्स बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। ये इसी मीडियम में वापस क्या करेगा? बाउंस बैक कर जाएगा। जिस मीडियम में आया है उसी मीडियम में वापस क्या करेगा? बाउंस बैक कर जाएगा। और यही जो फिनोमिना है, यही जो घटना है, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए अब देखिए, फिजिक्स में अगर कोई भी घटना घटता है तो इसमें कुछ ना कुछ लॉ इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर भी दो लॉ होते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ कहकर कोई लॉ नहीं होता है, बस दो अपना अपना स्टेटमेंट होता है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। अगर ये कोई सरफेस है तो जहाँ पर ये इंसिडेंट रे इस सरफेस को स्ट्राइक करता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर ये कोई सरफेस है तो ये जो लाइन जा रहा है ये इस सरफेस के क्या कहलाएगा? ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर कहलाएगा। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट हो गया, ये इंसिडेंट रे यहाँ पर स्ट्राइक किया, तो या स्ट्राइक करने के बाद ये जो रे निकला इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए, इस पॉइंट पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों आपके एक ही प्लेन में होते हैं। इसका कहने का सीधा सीधी अर्थ ये है, हम जरा सा आपको मार्कर लेके समझाते हैं।
चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल हो गया और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये तीनों अभी आप देखिए, ये तीनों जो आपके लाइंस हैं, इंसिडेंट रे का लाइन, नॉर्मल का लाइन और रिफ्लेक्टेड रे का लाइन, ये एक ही प्लेन में, अभी ये वर्टिकल प्लेन में है। ये अगर ऐसे है तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो गया। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंसिडेंट रे इस प्लेन में रहे, नॉर्मल भी इसी प्लेन में रहे और आपका ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस प्लेन में चला जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। पहला जो स्टेटमेंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो यही कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सदा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ वैलिड है इस ओ पॉइंट के अबाउट। इस ओ पॉइंट से जैसे ही इंसिडेंट रे इस ओ पॉइंट के जैसे ही दूर रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे इस ओ पॉइंट के जैसे ही दूर रहेगा, या नॉर्मल इस ओ पॉइंट के जैसे ही दूर रहेगा, लाइट में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इनके वजह से हो सकता है कि इनका प्लेन्स बदल जाए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से हो सकता है कि प्लेन्स बदल जाए। लेकिन अगर इस ओ पॉइंट के अबाउट बात होगी, तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो यही पहला स्टेटमेंट है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम प्लेन। दूसरा स्टेटमेंट इसमें है कि देखिए ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सदा क्या होता है? इक्वल होता है। तो यही हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, इनके बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर ऑलवेज इक्वल, ये सदा इक्वल होता है, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक की चीजों को आप लोग लिख लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में और इमेजेस के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर एंड इट्स इंपॉर्टेंट टर्म। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे मिरर किसको कहते हैं। तो मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास दो सरफेसेस होते हैं। एक सरफेसेस सिल्वर्ड होते हैं और दूसरे सरफेस रिफ्लेक्टिंग होते हैं। ऐसा मिरर जो कि एक हॉलो स्फीयर से बनता हो, वैसे मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, एक कनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। दोज मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ऐसा मिरर या जिनमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उनको मिरर भी कहते हैं, विच आर ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, जो हॉलो स्फीयर का एक हिस्सा होते हैं, आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। वैसे मिरर को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जैसे ये एक आपका हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर में से इतने पार्ट को आप काट के हटा दीजिए और इस पार्ट के ये पीछे वाले सरफेस को आप सिल्वर्ड कर दीजिए, तो ये आगे वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो ये एक मिरर है। उसी प्रकार से यहाँ भी आप देखिए, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर में से इतने पार्ट को आप काट के हटा लीजिए और इस बार ये बाहरी सतह नहीं, अंदर वाले सतह को आप क्या कीजिए? सिल्वर्ड कीजिए, तो बाहरी वाला सतह कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो ये भी एक क्या है? स्फेरिकल मिरर है। लेकिन इस स्फेरिकल मिरर में केव, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये केव का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कन्वेक्स मतलब उभार होता है। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है एक उभार का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। कनकेव मिरर में माय डियर स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर में जो आउटर सरफेस होते हैं, जो बाहरी सतह होते हैं, जो बल्जिंग है, बल्जिंग मतलब जो उभार वाले सतह हैं, उसको हम लोग सिल्वरिंग करते हैं। तो ये जो अंदर वाला सतह है, इस मिरर का जो अंदर वाला सतह है, बाहरी सतह के सिल्वरिंग होने के कारणवश रिफ्लेक्टिंग सतह हो जाता है।
लाइट इस सरफेस में लाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी आ जाती है। तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें जो बाहरी सतह है यानी कि जो बल्जिंग सतह है वो सिल्वर्ड हो, ताकि अंदर वाला जो सतह है, जो डिप्रेस्ड सतह है, ये धसा हुआ सतह है, ये रिफ्लेक्टिंग हो जाए। ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। कनकेव मिरर भी एक हॉलो स्फीयर का ही पार्ट है। सच दैट इट्स आउटर सरफेस, इस प्रकार से कि इसका जो बाहरी सतह है दैट इज बल्जिंग सरफेस, जो बाहर निकला हुआ सतह है, बल्जिंग सरफेस मतलब बाहर निकला हुआ सतह, इज सिल्वर्ड, इसको आप सिल्वर्ड कर लीजिए। वाइल इट्स इनर सरफेस, तो ये अंदरूनी सतह जो होगा, ये जो अंदरूनी सतह जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेस्ड सरफेस, जो अंदर की ओर धसा हुआ सरफेस है, इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग हो। तो ऐसे स्फेरिकल मिरर को कनकेव मिरर कहा जाता है। कन्वेक्स मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें ये जो अंदर वाला सतह है, जो धसा हुआ सतह है, जो डिप्रेस्ड सतह है, उसको हम लोग सिल्वरिंग कर रहे हैं, ताकि जो बाहरी सतह है, जो आउटर सतह है, जो बल्जिंग सतह है, जिसमें उभार है, जो बाहर निकला हुआ सतह है, वो आपका रिफ्लेक्टिंग हो जाए। उसमें लाइट, अगर यहाँ से लाइट को स्ट्राइक करे तो ये लाइट को इसी मीडियम में वापस भेजने की एबिलिटी रखे। ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर हैविंग इनर सरफेस डिप्रेस्ड सरफेस, इनर सरफेस जो डिप्रेस्ड सरफेस है इज सिल्वर्ड, वो सिल्वर्ड हो, एंड आउटर सरफेस जो बाहरी सतह है वो बल्जिंग सरफेस हो, बाहरी सतह मतलब उभार निकला हुआ सतह, इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम लोग कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया और इसके दो प्रकार के बारे में बताया। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे कि इस स्फेरिकल मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, एपरेचर वगैरह वगैरह। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे हमारे स्फेरिकल मिरर के रिगार्डिंग। ये देखिए, ये एक हॉलो स्फीयर है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इस हॉलो स्फीयर के एक हिस्सा को कंसिडर किया, जिसका ये जो बाहरी सतह है, बल्जिंग सरफेस है, उसको सिल्वर्ड कर दिया, ताकि ये जो अंदर वाला सतह है, जो डिप्रेस्ड सतह है, वो रिफ्लेक्टिंग हो गया। तो ये हमारा एक कनकेव मिरर हो गया। तो ये कनकेव मिरर जो है एक स्फेरिकल मिरर है, क्योंकि ये एक स्फेयर से बना है। तो ये कनकेव मिरर जिस स्फेयर से बना है, उस स्फेयर का जो सेंटर है, इस सेंटर को हम स्फेरिकल मिरर का, ये जो हमारा कनकेव मिरर है, ये जो हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का परिभाषा हो गया द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर। ये जो सेंटर, ये किसका सेंटर है, तो इस हॉलो स्फीयर का सेंटर है, जिसका ये मिरर क्या है, एक हिस्सा है। द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। इस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है, जिस हॉलो स्फीयर का ये स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा है, उसी सेंटर को हम कहते हैं इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, इसको हम लोग लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो देखिए, ये आपका है पोल, ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है ये हो गया पोल। तो इस पोल से इस सेंटर के बीच की जो दूरी है, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। या सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि ये जो मिरर है, जिस स्फेरिकल मिरर का हिस्सा है, इस स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस हो गया, वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। ये स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है, उस हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स आर, इसको हम लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल, ये हॉलो स्फीयर का जो एक पार्ट है आपका ये स्फेरिकल मिरर, इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है,
आधा आधा। तो ये जो मिड पॉइंट है इसी को हम पोल बोलते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। इसको हम लोग वर्टेक्स ऑफ द मिरर भी कहते हैं, इस पोल को वर्टेक्स ऑफ द मिरर भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। देखो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ते हुए जो लाइन जा रहा है इसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद बात होती प्रिंसिपल फोकस की। अब देखो अगर कोई भी लाइन, जरा मार्कर लेके आ रहे हैं, कोई भी लाइन अगर तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये जो लाइन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, इस पॉइंट पर इस मिरर को स्ट्राइक कर रहा है। तो इस पॉइंट पर ये जो तुम्हारा लाइन हो गया ये टेंजेंट हो गया। तो इस पॉइंट से इस लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो सेंटर की तरफ, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। इस लाइन को कहते हैं नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो गया, आई हो गया। तो जितना एंगल आई होता है इतना ही एंगल आर भी तो होता है। तो लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट किया, जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल कौन होगा, आर होगा। तो ये जो लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर काट रहा है कि नहीं काट रहा है, या तुम देखोगे कन्वेक्स मिरर में काटेगा नहीं, काटता हुआ नजर आएगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर काटता है या काटता हुआ नजर आता है उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं या सिंपल फोकस कहते हैं। तो फोकस का डिफिनेशन हो गया कि वह लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर काटे या काटता हुआ नजर आए उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, यानी कि फोकस कहते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। वह पॉइंट किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, जहां पर रे ऑफ लाइट जो क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, रिफ्लेक्शन के बाद मिले या मिलता हुआ नजर आए। फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच का ये जो दूरी है इसी को फोकल लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब बात है एपरेचर की। देखिए ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग एरिया है। इस एरिया में कोई भी इंसिडेंट लाइट आएगा, इस मिरर को स्ट्राइक करेगा तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर से पास करेगा। इस एरिया के, इस क्षेत्र के बाद अगर लाइट आएगा तो मिरर को स्ट्राइक नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस एरिया का ये जो डायमीटर है इसको इफेक्टिव डायमीटर कहते हैं या एपरेचर कहते हैं। तो याद रखिएगा जो रिफ्लेक्टिंग क्षेत्र है आपका, जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है आपका, उस रिफ्लेक्टिंग एरिया का जो इफेक्टिव डायमीटर होता है इसी इफेक्टिव डायमीटर को हम लोग एपरेचर कहते हैं। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, ये जो आपका लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया है, लाइट रिफ्लेक्टिंग क्षेत्र है, इसका जो इफेक्टिव डायमीटर है उसी को हम लोग एपरेचर कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी हमने देखा, मिरर्स के बारे में भी हमने देखा, टाइप ऑफ मिरर के बारे में भी हमने देखा, और मिरर्स में यूज होने वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी उनके बारे में भी हम लोगों ने देखा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी देखा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। हैव अ वेरी गुड डे।